नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। इस समय सिर्फ एक ही खबर है पूरे देश में और वो है कोरोना की दूसरी लहर। जिस तरीके से सरकार बिल्कुल लापरवाही से और बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी इस दूसरी लहर के लिए, आज उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं बहुत जाने-माने लेखक, कॉलमनिस्ट और फॉर्मर डिप्लोमैट पवन वर्मा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर सत्यहिंदी.com पर। अ, धन्यवाद। मिस मिस्टर वर्मा, आपने अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था अखबारों में कि किस तरीके से जो सरकार की एक निर्णायक छवि थी और ये सरकार अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए जानी जाती थी, और खासकर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कोरोना के की महामारी को इस सरकार ने जिस पिछले 1 साल में और अब जो दिख रहा है जिस तरीके से हैंडल किया है, क्या लगता है आपको देखकर सर? देखिए, मैंने अपने ज़मीर के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वो एक स्तंभ लिखा था, हुँ, जिसमें मेरा मानना स्पष्ट रूप से है कि ये सरकार अपनी नीतियों और अपने एक्शंस के ज़रिए से लोगों के सामने साफ ज़ाहिर कर चुकी है कि वो कोरोना महामारी के लिए जो नीतिगत निर्णय लेने थे, उसके लिए तैयार नहीं थी। हुँ, मेरा ये भी मानना है कि जब कोरोना का शुरुआत हुआ था देश में, जब पेंडेमिक आया था, तब भी जो कुछ निर्णय थे, जैसे कि 4 घंटे के अंदर एक देशव्यापी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट, मैं समझता हूँ इस तरह के नाटकीय ड्रामेटिक जेस्चर्स जो हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं और उससे लाखों जो हमारे माइग्रेंट लेबर है, उनको जिस तरह से जिल्लत और मुसीबत का सामना करना पड़ा, उससे ही मैं समझता हूं कि बहुत हद तक कोरोना की महामारी फैली देश भर में। पर सरकार का जो मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो एक प्रोपेगेंडा का तंत्र है, वो इतना मजबूत है कि जिस चीज पर उसकी आलोचना होनी चाहिए थी, उस चीज के लिए उसने प्रशंसा बटोरने की कोशिश की कि हमने कितने निर्णायक ढंग से इस मामले में कदम उठाए। उसके बाद भी जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगभग ये कोशिश की कि सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकारों पर डाल दें और जो उसका उत्तरदायित्व है उससे मुंह मोड़ लिया जाए, ये भी लोगों के सामने साफ जाहिर रहा है। खैर, अब जब ये दूसरा तीसरा दौर, जिसकी पूरी तरह से अपेक्षा थी, ग्लोबल अनुभव ये है कि इस तरह का एक नया वेव आएगा और शायद उसकी चपट और भी तीव्र होगी पहले वाले वेव के मुताबिक। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने कोई भी कदम इन एंटिसिपेशन, यानी उसके आने की तैयारी के लिए नहीं लिए। लेकिन मिस्टर वर्मा, और मैंने अगर आप सरकार से अगर पूछें तो आप सरकारी जो तंत्र है उसमें कोविड टास्क फोर्स बनी हुई है, कोविड की स्पेशल टीम्स बनी हुई है, प्रधानमंत्री जिसकी पूरी तरह से देखरेख करते हैं, इतने सारे साइंटिस्ट्स हैं जो कि सरकार को इनपुट दे रहे हैं। ये तमाम चीजों के बावजूद क्या कोई एक व्यक्ति भी क्या नरेंद्र मोदी जी को सही राय नहीं दे पाया कि भाई आप तैयार रहिए, आपके देश में एक दूसरी कोरोना की लहर आ सकती है जो कि बहुत घातक हो सकती है। नीलू जी, मुझे तुलसीदास जी की एक दो पंक्तियां याद आती हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, बोलहि भय प्रीतास, राज धर्म तन तीन सो, होई है बेगही नास। सचिव, वैद और गुरु, आप समझ लीजिए जितनी आपने ये कमिटियां बताई, जितने बाबू लोग हैं,
अगर वो सिर्फ या तो भय के कारण ना बोले या करी फेवर करने के लिए प्रीति से सत्य न बोले, आपका तो चैनल का नाम ही है सत्य है, तो फिर राज धर्म तन तीनों का ही जल्द से जल्द होगा नाश। तो आजकल मैंने देखा है कि इस सरकार में एक अद्भुत केंद्रीकरण हो गया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में जब तक सबसे ऊपरी तबका कोई निर्णय न ले, बाकी तंत्र लगभग उनको लकवा मारा रहता है। तो इस परिस्थिति में हम जानते हैं कि दूसरा कोविड, तीसरा कोविड वेव आएगा। हमने, आप कई मसले ले लीजिए, वैक्सीन की तैयारी, 64 मिलियन डोजेस हमने एक्सपोर्ट कर दिया या लोगों को तोहफे में दे दिया। अब हर प्रदेश कह रहा है कि साहब वैक्सीन की इतनी कमी है, आपने क्यों दे दिया? क्योंकि दूसरों की मदद करना भी जरूरी है, पर हर देश दूसरे देश के इसलिए सम्मान करता है कि वो अपना सम्मान कैसे कर सके। यानी कि अपने ही नागरिक की देखभाल अगर आप नहीं कर सकते, तो इस तरह के तोहफों का मायना कोई नहीं रह जाता है। एवरी नेशंस रिस्पेक्ट नेशंस विच रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। तो आपने वैक्सीन बना दी, उसके बाद चलिए दे भी दिया, ये आपकी दरिया दिली है, पर आप वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाइए। अब एक यहाँ इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो कि वैक्सीन बनाती है, और हम बड़े गर्व से कहते हैं हम दुनिया के वैक्सीन कैपिटल है, राजधानी है वैक्सीन। आपका प्रोडक्शन जो है वो आपने, उसने वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए पैसे मांगे सरकार से, सरकार के पास 30,000 करोड़ नियंत्रित बजट है इसी काम के लिए, आपने दिया नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। आपने जो नई वैक्सीन है, मसलन स्पुतनिक या जॉनसन एंड जॉनसन, इनको मान्यता देने के जो प्रक्रिया है उनको गति नहीं दी, तो वो भी तैयार नहीं थी। आपने उचित मात्रा में इंपोर्ट नहीं किए, तो वैक्सीन की कमी हो गई। फिर इस सारे दौरान जो आपको तैयारियां करनी थी, क्योंकि ये अपेक्षित नहीं थी, इसके लिए तो तैयारी करना अनिवार्य था। लेकिन मिस्टर वर्मा, जो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वेंटिलेटर, मैं बस खत्म कर रहा जी हूं, जी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयां जैसे रेमडेसिविर, हॉस्पिटल बेड्स, इन सब चीजों की कमी थी, कहीं कैपेसिटी बढ़ाई ही नहीं गई। और आज आप देख रहे हैं क्या मारामारी चल रही है। मिस्टर वर्मा, आपने ठीक कहा, और पूरा देश इस समय देख रहा है कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना बेड्स है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ना आईसीयू यूनिट्स है, दवाएं नहीं मिल रही हैं। और अगर शमशान घाटों को आप देख लीजिए तो चिता के बाद चिता सिर्फ सामने नजर आ रही है। तो तैयारी के नाम पर सरकार ने क्या किया है? आज जो हालात हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? द बक स्टॉप्स वेयर? देखिए, मैं तो बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि मैं सरकार से कुछ प्रश्न, और सरकार से प्रश्न पूछता हूं तो आखिरकार सरकार में सबसे प्रभावशाली अगर कोई शख्सियत है तो वो प्रधानमंत्री की है। उन्हीं को हर नीति के लिए, हर एक्शन के लिए क्रेडिट जाता है। इस सरकार में तो कम से कम कोई और उसका हिस्सेदार हो नहीं सकता, शायद अमित शाह जी हो सकते हैं कुछ हद तक, उसके अलावा तो कोई और है नहीं। तो अगर आज हम सवाल पूछते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, जो कि हमेशा अपने को एक निर्णायक प्रशासनिक के रूप में ही पेश करते हैं। अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, अगर आप लोगों के मन में जो सवाल हैं उनका उत्तर देने के लिए सक्षम है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते?
आप रूबरू होइए लोगों के साथ, जो लोगों के जहन में सवाल है वो पूछ तो सकें प्रधानमंत्री से, कोई वार्तालाप तो हो, कोई आदान प्रदान तो हो, पर आप प्रत्यक्ष रूप से रूबरू नहीं हो। और फिर आपकी नीतियों के लिए हर बड़ा जो अनाउंसमेंट हुआ है नीलू जी, वो आपके नाम से होता है। डिमोनेटाइजेशन के लिए आप खुद टीवी पे आते हैं, लॉकडाउन के लिए आप खुद उसके लिए आते हैं, आप ही स्लोगन बनाते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप मन की बात भी करते हैं, आप दिल की बात करने का भी दावा करते हैं। तो फिर आखिरकार आपसे न पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? वेयर डज द बक स्टॉप? लेकिन वर्मा जी मुझे ये बताइए कि जो जिस तरीके की स्लोगन्स प्रधानमंत्री ने पिछले 1 साल में निकाले हैं कि आप स्वस्थ तो जग स्वस्थ, फिर उसके बाद 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये भी जुमला था, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे स्लोगन्स एक निर्णायक प्रशासक ने हमें दिए थे जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको लग रहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर अब आई है और जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, तो ये जो निर्णायक प्रशासक की छवि है प्रधानमंत्री की, वो आज धराशायी हो चुकी है? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं आपसे। देखिए, एक अद्भुत प्रतिभा है स्लोगन्स बनाने में। वोकल लोकल, जिस तरह से राइम और मीटर बैठा लीजिए, वो सब तो है, पर लोग चाहते क्या है? लोग चाहते हैं कि सबको अपना जीवन प्रिय है, सबको अपना स्वास्थ्य प्रिय है। इतनी बड़ी बहुमत की सरकार, इतने साधन उसके पास, और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमारी क्षमता और देशों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, मसलन वैक्सीन के क्षेत्र में। आज आप त्राही त्राही कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, और फिर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये पॉलिटिकल रैलियों में क्या हुआ? आप बड़ी बड़ी रैलीज एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक बात है, हमारे यहाँ धर्म का एक बड़ी अनोखी परिभाषा है। धर्म का हमारे यहाँ 10 कमांडमेंट्स नहीं है कि ये ही करना है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा में बहुत कुछ व्यक्ति पर निर्भर है कि इन परिस्थितियों में आप क्या सही निर्णय लेते हैं अपने विवेक के अनुसार। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता से कि आप कोरोना की महामारी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को क्यों न ये मशवरा दे सकते थे कि आप तो स्वतंत्र बॉडी है, आप तो जानती है ना, इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आपको जो निर्णय लेना है तो लीजिए, पर सरकार का ये मानना है कि 8 फेजेस में इलेक्शंस करना, जब कोरोना इस भयानक रूप से फैल रहा है, ये शायद उचित ना हो। पर आप सोच लें, इस पे विमर्श कर लें। ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं, शायद एक आम राय बन जाती। इलेक्शन कमीशन भी तो आखिरकार देश के हित और परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय लेता है। आपने वो नहीं किया। कुंभ मेला लाखों की तादाद में कोरोना महामारी के इस दौर में आप उसके लिए परमिशन देते थे, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। आप समझते हैं कि वोट बैंक है, वो असल में नहीं है। हिंदू धर्म के लोग आपकी जागीरदारी नहीं है, उनमें भी सोचने की शक्ति है। वो भी संतुलित रूप से समझ सकते हैं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। आज प्राय ज्यादा से ज्यादा हिंदू कह रहे हैं कि कुंभ मेला का इस वक्त करना गलत था,
और कोई धर्म का अवहेलना नहीं होती। हमारे यहाँ धर्म में कहा गया है कि जब कोई क्राइसिस या इमरजेंसी हो तो अपधर्म की प्रथा है, आप उस तरह के निर्णय लीजिए। कुछ न करना तो हमारे यहाँ धर्म में लिखा ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ऐसा नहीं है कि कुछ न करने से आप धर्म निभा सके, कुछ निर्णय लेने होते हैं। ये भी एक प्रशासनिक की के ऊपर जिम्मेवारी होती है। नहीं तो मिस्टर वर्मा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ का ऐलान किया और कहा कि प्रतीकात्मक उसको बनाया जाए, तो उसके क्या मायने हैं? 2 शाही स्नान हो चुके, कितना संक्रमण ऑलरेडी फैल चुका, साधु संक्रमित हो चुके, तो उसके बाद कुंभ को प्रतीकात्मक बनाने के कोई मायने आपको लगते हैं? नहीं, मैंने तो आज ट्वीट किया कि इस संदर्भ में भी इलेक्शन रैलीज पे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अपनी रैलीज कर्टेल कर देंगे जब सब कुछ लौटा के होश में आए। तो क्या किया, 24 अप्रैल तक आप रैली करेंगे, उसके बाद कर्टेल कर देंगे। जब एक हफ्ता बचता है इलेक्शन के, बल्कि 5 दिन बचते हैं इलेक्शन के दौर को, तो किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? बड़ी विनम्रता से पूछता हूं। ये विनम्रता का शब्द बार बार इसलिए आ रहा है कि आखिरकार वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और मेरे पास लोकतांत्रिक स्वीकृति है कि मैं सवाल पूछ सकूं। ये देश बड़ा ही मजबूत लोकतंत्र है, तो मैं उसी स्पिरिट में सवाल भी पूछ रहा हूं उनसे। आप प्रतीकात्मक कर रहे हैं कुंभ मेला को, जब 2 शाही स्नान जैसे आपने कहा हो चुके हैं। टू लिटिल टू लेट। एब्सोल्युटली। और वो भी प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्देश नहीं देते। उनके पास निर्देश नहीं है वहां की प्रशासन के लिए, वहां की राज्य सरकार के लिए कि देखिए अगर हमने कुंभ को प्रतीकात्मक बनाया है तो अब जो आगे के 10-12 दिन बचे हैं आप उसमें चीजें कैसे प्ले आउट करेंगे। अगर आज कोई साधु उसका वायलेशन करता है तो राज्य सरकार के पास कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ प्रार्थना की है। तो ये तो चीजें आपको लग रहा है कि बिल्कुल बेमायने है। जब उनको निर्देश देना होता है तब वो प्रार्थना करते हैं, और जब उनको प्रार्थना करना होता है तब वो निर्देश देते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग शायद हंसकर भी अभी बात कर रहे हैं, पर जो परिस्थिति है वो बहुत गंभीर है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लोग मिस्टर वर्मा। आजिज आ गए। आपने जिस तरह से कोई तैयारी नहीं की, आपको मालूम है अमेरिका में क्या हुआ नीलू जी? बहुत पहले से इसी दूसरी लहर तीसरी लहर के इंतजार में अमेरिकन सरकार ने जो प्रोड्यूसर्स ऑफ वैक्सीन थे उनको क्रेडिट दिया, पैसे दिए कि आप बनाइए और ज्यादा बनाइए, और फिर उनसे कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम खरीदेंगे और ऐसे नाम पर खरीदेंगे जिसमें जो आपका मुनाफा है वो सुरक्षित रहे, और आपने जो क्रेडिट लिया है वो आप वापस पे कर सके और उसके बाद भी मुनाफा बनाए, क्योंकि देश पहले आता है। आज लगभग मैंने सुना है 50% ऑफ अमेरिका पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। यस। 50%। हमारे यहाँ माना कि हमारी तादाद ज्यादा है, हमारे नंबर ज्यादा है, फिर भी 5.7%। ये हालत है कि हर तीसरे दिन के बाद लोगों के पास वैक्सीन खत्म है, वैक्सीन सेंटर्स पे नोटिस लग गए हैं। तो इन सब चीजों, यूके का एग्जाम्पल और ले लीजिए, जहां से मिल सका उन्होंने वैक्सीन इंपोर्ट करके रख ली। उन्होंने तो लगभग 60% लोगों को वैक्सीनेट करा दिया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे देश की समस्याएं भी विराट है। एक तो जनता की साइज ही इतनी है, 130 करोड़ लोग, पर इसको देखते हुए भी और खास तौर से इन चीजों को देखते हुए जो तैयारी करना अनिवार्य था वो नहीं हुई है।
लेकिन और सरकार तो इस आज बात को मानती नहीं है मिस्टर वर्मा, सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप स्वास्थ्य मंत्री के बयान देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, जो कहते हैं कि नहीं हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वैक्सीन की भी कमी नहीं है। वो अपनी गलतियों को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकार से हम क्या तो प्रश्न करें और क्या उनसे बात करें? देखिए, या तो नीलू जी सरकार अपने ही प्रोपेगेंडा में के चक्रव्यूह में खो गई, या वो ये समझती है कि कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें आलोचना या एक क्रिटिसिज्म की छवि हो तो वो राजनीति है। हर चीज को राजनीति करार दे देना। अगर लोग कह रहे हैं कि साहब वैक्सीन क्यों नहीं, अगर महाराष्ट्र मान लीजिए पूछता है कि साहब वैक्सीन हमारे पास 2 दिन के लिए भी नहीं बची हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं राजनीति करना छोड़ दीजिए। अरे भाई, चौथे दिन की वैक्सीन आप दे दीजिए ना, राजनीति बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये जो एक अवधारणा सी बन गई है कि कोई सवाल पूछे तो या तो देशद्रोही है या पाकिस्तानी एजेंट है या नागरिक होने के लायक नहीं है। तो भाई सभी लोग बोले भय प्रीत प्रीत आस, ऐसा तो नहीं हो सकता ना लोकतंत्र में। आपको जो सवाल उठते हैं उनका सकारात्मक रूप से उत्तर देना आपके लिए, क्योंकि आप सरकार में हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो आपका आपके ऊपर संविधान ने ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं, लोकतांत्रिक बोझ डाला है आपके ऊपर कि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे और हर प्रश्न को राजनीति कह देंगे बिल्कुल। तो कब तक, मैंने स्तंभ में लिखा है कि इट्स ब्लस्टर, कब तक चलेगा? हर चीज को आप नकार देते। नहीं, लेकिन मिस्टर वर्मा एक चीज बहुत जो वरीसम है और वो ये है कि इस समय क्योंकि लोगों के परिवारों में लोगों की जानें जा रही हैं, सब लोग सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने किस तरीके की तैयारी की, आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, पीएम केयर्स फंड लॉन्च किया गया पूरे शोर शराबे के पीएम साथ, केयर्स फंड में, एक मिनट, किसी को उसके पीएम बारे में केयर्स पता नहीं। फंड, किसी, द शेयर ओपेसिटी ऑफ इट, पीएम केयर्स फंड पे अगर लोग कहते हैं कि हमको आप पर भरोसा है, आप एक ब्यौरा दे दीजिए। आपने कहा खर्चा, कितना खर्चा, किसके लिए खर्चा, क्या किया है, आप देने को तैयार नहीं। तो फिर और सवाल उठते हैं कि आपके पास लोगों ने एक पूंजी दी लोगों के सेवा के लिए, उसका कहां तक अब तक इस्तेमाल हुआ है? कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए, कितने हॉस्पिटल बेड्स लगे, कितनी दवाइयों का उत्पादन बढ़ा, बिल्कुल। आप उसका भी उत्तर नहीं देते हैं। तो अब एक ही तंत्र रह जाता है, बात पर वहां जुबान कटती है, बात पर वहां जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। एक तरफा जो ये वार्तालाप आज हो गया, अगर उसको वार्तालाप आप कह सकते हैं। मिस्टर वर्मा, लेकिन आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग बेहाल है इस समय सड़कों पर, सबको पता है इस समय पूरे देश में आलम क्या है। ये सरकार बिल्कुल उसके सिर पे कान पर जू ही नहीं रेंग रही है। ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में? क्या वाकई में जो कोरोना की वजह से जो बदहाली है, इसका कोई आगे का रास्ता आपको नजर आ रहा है सर? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कोरोना की दूसरी लहर कहां पर जाकर खत्म होगी और दूसरी उसके बाद ये तीसरी या चौथी। जी। दो बातें हैं नीलू जी। एक तो आप ये कह सकते हैं, अगर आप सिनिकल हैं, कि राम भरोसे है। कोरोना की साइकिल का भी लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक समयबद्ध फेज होता है, लहर होती है, 6-8 हफ्ते में शायद सूरत परिस्थिति बेहतर हो जाए। दूसरी बात यह है कि
अगर आगे की नीतियां भी इसी तरह बनती रही, और एक पैटर्न है नीलू, द ड्रामेटिक जेस्चर फॉलोड बाय इनएडिक्वेट प्रेपरेटरी एक्शन, यानी एक बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री, निर्णायक छवि वाले प्रधानमंत्री देशवासियों को अपना ऐलान देते हैं, जहांपना, और उसके बाद तैयारियां जब नहीं होती तो सवाल उठते हैं। मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि कोशिश शायद पूरी होती, पर वो कोशिश पूरी उनकी तरफ से होने के बावजूद कम है, लोगों की अपेक्षा की कसौटी पर कम उतरती है। पर मुझे इस देश में अटल विश्वास है, लोगों के धैर्य पे, लोगों के संकल्प में कि कैसी भी परिस्थिति हो हमारे लिए जीत होगी। पर सरकार को से मैं फिर से निवेदन ये करना चाहता हूं, अपनी गलतियां मान लेने से आगे का सुधार सुनिश्चित होता है। अगर आप मानने को ही नहीं तैयार है, और अगर आपकी सोच ये कहती है कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो फिर देश राम भरोसे है। आई जस्ट होप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से देखें और एक एक शब्द सुने। लेकिन मेरा जो आखिरी सवाल है पवन वर्मा जी, आप ही के इंटरव्यू में बोली गई एक लाइन है जिसको मैं दोहराऊंगी और फिर आपको बोलूंगी कि आप उसे कोलैबोरेट करें। बोलूंगी क्या आपने कहा कि ये जो सरकार है, ये प्रोपेगेंडा के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि मोदी जी इसी प्रोपेगेंडा के चक्रव्यूह में क्या फंस गए हैं, और वो उनका निकलना आपको लग रहा है कि संभव होगा, जिस तरीके से उनका जो एक वर्किंग पैटर्न आपको दिखता है? देखिए, मैं तो कह ही चुका हूं आपसे कि तुलसीदास के शब्दों का प्रयोग करके कि कई बार, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था कि उन तक वही बात पहुंचती थी जो उनको प्रिय लगे या जो वो सुनना चाहे। ये इट्स द एल्केमी ऑफ पावर। मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में काम कर चुका हूं, राष्ट्रपति जी के कार्यालय में काम कर चुका हूं। मैंने पावर को बहुत करीब से देखा है। बाद में तो खैर मैं पार्लियामेंट में भी था, तो मैंने पावर को जो जिस तरह से देखा है, उसमें होता क्या है कि जो उसकी बिंदु है, केंद्र है, उस तक वो बातें पहुंचती नहीं है जो सुनना चाहिए। इसलिए पहले हमारे यहाँ प्रथा थी, एक विदूषक जो कि राजा के अप्रूवल से, उनकी अनुमति से राजा का ही मजाक बना सकता था, पर इसके करने में वो बातें उन तक पहुंचाता था जो लोगों के जहन में, जो बातें लोगों को परेशान कर रही। अब कोई विदूषक नहीं रहा, अब तो हंसना हंसाना भी एक जुर्म होता चला जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि तुलसीदास की, चलिए एक और पंक्ति आखिर में आपको, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, नहीं कोई अस जन्मा जग माही। कोई ऐसा नहीं जन्मा, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो जहां प्रभुता आई वहां गुरूर का भी आना प्रायः निश्चित होता है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों के परे हैं और वो देश हित में ही सदा काम करें। चलिए, थैंक यू सो मच पवन वर्मा जी फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू। और मैं फिर से एक बार ये कह रही हूँ कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इंटरव्यू देखें और एक एक लाइन पवन वर्मा की बोली मैं हुई तो सुने। नाचीज हूं, मेरा इंटरव्यू क्यों देखेंगे?
नहीं नहीं, हम उन्हें ट्वीट भी करेंगे पवन वर्मा जी, आप भी उन्हें ट्वीट करिएगा और उम्मीद करते हैं कि वो जरूर देखेंगे। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि पवन वर्मा के साथ हुआ ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इस पर फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा आप सब सत्य हिंदी के साथ साथ। थैंक यू वंस अगेन पवन वर्मा फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।